नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवा दीजिए सर। तो बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो लिखित पेपर आपका होना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, है ना, ये ऐसे विषय हो जाते हैं आपके जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन मार्क आपको दिला सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो हमने 2-3 वीडियो आपको इससे पहले प्रोवाइड करा दी है, आप वो देख लीजिए और ये वीडियो रहेगी, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आवश्यकता पड़ी तो कल भी आपको एक वीडियो दिला देंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है शाम की मीटिंग में रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना बेहद ज़रूरी रहता है क्योंकि, है ना, लिखने से क्या होता है सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। टाइम कम है ना, तो जल्दी से स्टार्ट कर दो लिखना। पंचायती राज की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 243 से 243 का से लेकर के 243 इणा तक जो है बिल्कुल लिया गया है आपका। और 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में कब जोड़ा गया भाई? संशोधन जो हुआ था 73वां और 74वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1993 के तहत जो है पंचायती राज की बात की गई थी। पंचायती राज के लिए जो वर्ष था 1956 की बात की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, है ना। और इनकी सिफारिश भारतीय संविधान समिति द्वारा इनकी एक्सेप्ट कर ली गई थी, है ना। तो वैसे सिफारिश तो बहुत सारे लोगों ने करी थी लेकिन इनकी सिफारिश जो है वो एक्सेप्ट हो गई थी। और पंचायती राज को जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ लिया गया था, है ना। पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में दीप जला करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत इसकी करी थी, है ना। तो इसके अगर हम बात करें तो ये 3 स्तर पर काम करती है। पंचायती राज का जो अगर हम पद सोपान देखें तो ये जिला परिषद, पंचायत समिति और ये ग्राम पंचायत पर काम करती है, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत होती है वो 3 हिसाब से करती है। कौन कौन? ग्राम सभा, पंचायत और ग्राम कचहरी, ठीक है। चलो, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कब शुरुआत हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले से जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? इसकी नींव रखी थी, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और उसी दिन इसे संपूर्ण राज्य में क्या कर दिया गया था? लागू भी कर दिया गया था, ठीक है। बाद में फिर सब जगह ये लागू हो गई। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज है पूरे भारत में, है ना। सिवाय पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में क्या है? 4 स्तरीय जो है पंचायती व्यवस्था है। और पूरे भारत में क्या है? 3 स्तरीय है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। आशा करता हूँ आप बेहतरीन ढंग से समझ भी रहे होंगे और चीज़ों को राइट डाउन भी कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसके उल्लेख की बात करें तो 243 से 243 इणा, है ना, इसकी बात करें तो यहाँ तक है। आपात उपबंध के बारे में हम जान लेते हैं। आपको बताना है सबसे पहले कि आपात उपबंध जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो क्या जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं? आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, 352, 356, 360। कौन कौन भाई? 352, 356, 360, है ना। तीनों चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है। 352, 356, 360, है ना। आशा करता हूँ याद भी हो गया होगा। राष्ट्रीय आपात जो रहेगा 352 में लगता है, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात की बात करें तो 360 में, है ना। और ये लगाता कौन है? सब राष्ट्रपति के अधिकार में होता है, राष्ट्रपति ही लगाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? पिछली वीडियो हमने सब कुछ बताया है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के अधिकांश भागों में जो संशोधन है 2/3 भागों से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह जो 2/3 बहुमत की बात होती है तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत का होना चाहिए, है ना। किसी भी बिल को पास करने के लिए 2/3 जो सदस्य उनके जो उस समय उपस्थित है उनका स्पष्ट बहुमत जो है हो जाना चाहिए, तो कोई भी बिल पास हो जाता है संसद में, ठीक है। अब हम जान लेते हैं 2 मिनट में कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्यागपत्र देता है ना। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है ना। आपको बताना है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हो, इन सभी को अपने कार्य मुक्त होने से पहले उन्हें कैसे पद से हटाया जा सकता है? क्या महाभियोग लगाते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, है ना। तो देखो, एक बात और हम आपको बता दें, जो राष्ट्रपति केंद्र में
जो पावर राष्ट्रपति का होता है वही पावर की अगर हम बात करें तो राज्यपाल का किसी राज्य में होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या करता है, अपना त्यागपत्र देता है ना। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, लेकिन त्यागपत्र वो किसे देगा, त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, है ना। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो दर्जा, जैसे देखो केंद्र में जो दर्जा राष्ट्रपति का होता है वही राज्य में राज्यपाल का होता है ना। तो उसे मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इसे उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उसको शपथ दिलाता है। लेकिन अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, है ना। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, अभी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये त्यागपत्र भी अपना किसे देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम राजभाषा पढ़ लेते हैं। भाई राजभाषा कहाँ से ली गई है ना। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये कंपटीशन की अगर हम देखें कि पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए, संविधान के भाग 17 की बात होती है, अगर संविधान के भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है अनुच्छेद 343 में। याद रखना है कब भाई, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ या राज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि कैसी है भाई, देवनागरी है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में, अब आपसे पूछे राजभाषा बाकी भाषाओं का उल्लेख कहाँ है, तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का टोटल, 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। राजभाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो अंग्रेजी को जो है राजभाषा के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि अंग्रेजी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है ना। अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ओनली, है ना। इंग्लिश क्या है, एक भाषा ही है केवल। चलो अब हम आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधी आयोग हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है भाई, राज्य व संघ की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित रहेगा आपका केंद्र राज्य संबंधी आयोग। ठीक है, इसमें केंद्र राज्य संबंधी 3 सूचियां हैं, है ना। कौन कौन सी सूचियां हैं, और ये जो सूचियां हैं उनका उल्लेख जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में है। आपसे अगर कोई पूछे कितनी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची। संघ सूची जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सूची राज्य सरकार के अधीन है, और संवर्ती सूची जो है दोनों के ही अधीन होती है। लेकिन इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। इसमें अगर राज्य को अगर फेरबदल कुछ करना है तो वो संघ से ही परमिशन लेता है। संघ मतलब केंद्र से परमिशन लेता है। आपको बताना है, आपको ये चीज़ बतानी है कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, और संवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं। आप कहीं पे भी सर्च करके, है ना, आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उससे आपके 7-8 क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि संघ के प्रमुख स्रोत क्या हैं। अगर बात करें संघ के प्रमुख स्रोतों की, तो निगम कर जो है संघ लगाता है, सीमा शुल्क जो है संघ लगाता है ना। केंद्र सरकार द्वारा ये सारे कर जो है टैक्सेस लगाए जाते हैं। कृषि और भूमि को छोड़ करके अन्य जो कृषि संपदा पर शुल्क लगते हैं वो सब केंद्र सरकार के अधीन है ना। विदेशी ऋण की अगर हम बात करें तो विदेशी ऋण जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है। रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, ये सारी चीज़ें जो है किसके अधीन है भाई, संघ के प्रमुख स्रोत है। माफ करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, राज्य के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो व्यक्ति कर की बात होती है, कृषि भूमि पर जो कर लगता है वो सब राज्य सरकार के अधीन है। पशुओं तथा नौकायन पर जो कर लगता है वो सब क्या है भाई, राज्य सरकार के अधीन हो जाता है ना। विक्रय कर की अगर हम बात करें, या वाहनों पर जो चुंगी आपने देखी होगी, कई जगह जाते होंगे, है ना, चुंगी वगैरह बनी होती है। अब ऐसा है कि सब चीज़ें अच्छे तरीके से कर दी गई हैं, टोल टैक्स वगैरह बन गए, है ना। राज्य सरकार कहीं कहीं पे क्या है, टोल टैक्स नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो चुंगी का भी जो है बिल्कुल, है ना, सिस्टम है, तो वो भी राज्य सरकार के अधीन रहेगा, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था, है ना। जोनल काउंसिल व नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई, जोनल काउंसिल है, या फिर हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हम इसे कहेंगे। तो केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने के लिए किस का गठन किया गया, तो इंटर स्टेट काउंसिल, जिसे हम जोनल काउंसिल या नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कहते हैं, उसका गठन किया गया है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सरकारी आयोग की बात करें, या सरकारी आयोग एवं पुछी आयोग, ये सारे क्या है भाई, केंद्र राज्य संबंधी आयोग हैं। ठीक है, सरकारी आयोग क्या है भाई, सरकारी आयोग का जो गठन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सरकारी आयोग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गठन कब हुआ, जून 1983 में इसका गठन किया गया। पहली रिपोर्ट इसने 1988 को सौंपी थी। ठीक है,
सरकारी आयोग है क्या? केंद्र राज्य संबंधी आयोग है। ठीक, चलो अगर हम बात करें एम पुछी आयोग की, तो एम पुछी आयोग क्या होगा? इसका जो गठन है अप्रैल 2007 में किया गया और इसने पहली रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी, है ना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका 1983 में और 1988 में सौंपी, और एम पुछी ने 2007 में इसका गठन हुआ और 2010 में अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। ठीक है। निर्वाचन आयोग से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है ना। आपको याद रखना है इसकी नियुक्ति जो है कैसे की जाती है ना, निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पे जो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक का होता है। ठीक है, चलो अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो उनका क्या होता है भाई? 6 वर्ष का होता है या फिर 62 साल का होता है, 62 वर्ष का होता है, 62 वर्ष का। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था। पहले चुनाव आयोग था जो वो एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में, कब से? अक्टूबर 1993 में यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया। कैसा बन गया भाई? 3 सदस्यीय आयोग बन गया। सुकुमार सेन की बात होती है। सुकुमार सेन जो है देश के पहले चुनाव आयुक्त बने थे, आपको याद रखना है ना। वर्तमान में कौन चुनाव आयुक्त थे? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, है ना। बिल्कुल, देश हित में शिक्षा, राष्ट्र हित में शिक्षा बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देने का काम कर रहे हैं। जिन बच्चों तक, है ना, जिन बच्चों के पास पेड कोर्सेस लेने के लिए पैसे नहीं है या फिर बहुत सारे सामान्य परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, है ना, कोचिंग या कई ऐसे संस्थान है जहाँ की फीस जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई उन्हें लगती है, वो पे नहीं कर सकते, उनके लिए हमने एक चैनल बनाया था। और कहीं ना कहीं ये बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब जुड़ भी रहे हैं और सारी चीज़ों को समय आने तक बेहतरीन भी कर देंगे। अब आपका और हमारा साथ जो है बिल्कुल यहीं तक नहीं रहेगा, है ना। आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ों को बेहतरीन करेंगे। सेकंड सेम में तो स्टार्ट हम क्लास लेकर के चलेंगे और सारी चीज़ों को उम्दा कर देंगे। ठीक है, चलो अगर हम बात करें इसके कार्य की, है ना, तो कार्य रहेगा आपका चुनाव करवाना, है ना, और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये सब चुनाव आयोग के काम है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें, देखो उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आप ऐसे लिख देना उसमें कि चुनाव करवाना। आपको सारी चीज़ें मेन बता दी गई हैं, फिर उसके बाद तो आप लिख भी सकते हैं, है ना। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव क्षेत्र की का परिसीमन तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है चुनाव आयोग के अंदर आती हैं। चलो अगर हम बात करें वित्त आयोग की, है ना, तो इसका गठन जो है एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों से मिलकर होता है। वित्त आयोग का गठन कैसे होता है भाई? एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर के होता है ना। और इन सब की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। अगर हम बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो योग्यता का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है ना। हो सकता है आपको वीडियो फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके चीज़ों को लिख लेना या समझ लेना जो भी। वित्त आयोग का अध्यक्ष की अगर बात करें तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव प्राप्त हो, है ना। वित्त आयोग का अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का जो है अनुभव प्राप्त हो, है ना। योग्यता की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के सदस्य हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो है वो योग्यता रखता हो, है ना। या फिर दूसरी योग्यता की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय विषयों, वित्तीय लेखा तथा प्रशासन का व्यापक ज्ञान तथा अनुभव हो। बात क्या है आपको कि मार्केट में कई सीरीज़ वगैरह भी इसकी नहीं मिल रही होंगी, इस वजह से थोड़ा सा हमने क्या किया है, सारी चीज़ों को, है ना, अपने हाथ से आपके लिए राइट किया है। हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ी सी समझ में ना आ रही हो, हैंड राइटिंग मेरी, है ना, पर कंटेंट जो है पूरी यूट्यूब पर आप देख लेना, सबसे दमदार कंटेंट देने का काम जो है बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म करता है। पहले वित्त आयोग का गठन अगर हम देखें तो कब हुआ? 1951 में हुआ, और जिसके अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए थे? केसी नियोगी, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है ये चीज़, है ना। चलो ई शासन की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रशासन की पहुंच जन जन तक सुनिश्चित करना, ये सारी चीज़ें ई शासन की बात होती है। और उपयोगिता कहाँ है ना, देश विदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं उन तक देश विदेश के घटनाक्रम से भली भांति वो परिचित हों, उनके लिए ई शासन ये सब चलाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, है ना, ये भी पढ़ लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है भाई?
तो अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा यूपीएससी की बात करें अगर हम, तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसमें कितने सदस्य या कितने अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, है ना। बेहतरीन ढंग से आप लिख जरूर लेना। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो उनके जो कार्मिकों की नियुक्ति है, परीक्षाएं आयोजित करना इसका मेन काम होता है, परीक्षाएं आयोजित करता है। यूपीएससी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे। और इसके कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पूर्व जो पहले हो, ठीक है, उसी का कार्यकाल माना जाएगा। किंतु दुराचार तथा कदाचार के आधार पर इन्हें पद मुक्त भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये मनमानी करेंगे। चलो, स्थानांतरण या पदोन्नति के संदर्भ में अपना योगदान ये देता है। चलो, संघ के लिए क्या है भाई, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है बिल्कुल किया गया है। चलिए, भारत का नियंत्रक या फिर महालेखा परीक्षक की बात करें, एक स्लाइड और रहेगी, आप लोग बोर ना हो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। देखो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, चाहे भारत का नियंत्रक हो या फिर महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। चलिए, इसे पद से दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। जब दोनों सदन से क्या हो जाता है, बिल पारित हो जाता है, तभी इन्हें हम हटा सकते हैं, दोनों सदनों की सहमति के आधार पर ही। और इसे साबित कदाचार, है ना, या फिर असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाता है। इसकी पदावधि पर पद ग्रहण करने के 6 वर्ष, है ना, या फिर 65 वर्ष, ठीक है, ये दोनों ही रहते हैं। और उससे पहले क्या करता है वो, उसके बाद जो है अवकाश ग्रहण कर लेता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो नियंत्रक है या महालेखा परीक्षक है, वो क्या करेगा, सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद धारण नहीं कर सकता है, या सार्वजनिक धन के ये क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं। अगर हम बात करें भारत के संवैधानिक संस्थाएं, हम ये सब पढ़ रहे थे, भारत का महान्यायवादी, है ना। तो महान्यायवादी क्या है भाई, महान्यायवादी की बात करें अगर हम, तो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है ना। और भारत का नियंत्रक हो या फिर महालेखा परीक्षक हो या फिर महान्यायवादी हो, तो इन सबकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसको भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का जो है अधिकार है ना। महान्यायवादी के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय, है ना, के न्यायाधीशों के लिए होती हैं, ठीक है। तो वही योग्यताएं महान्यायवादी के लिए होनी चाहिए। महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का। ये चीज़ याद रखनी है कि महान्यायवादी क्या होता है, ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। लेकिन फिर भी वह किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन वोट डालने का जो है अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो वो मत नहीं डाल सकता है, मत डालने का अधिकार नहीं है। ये बात अनुच्छेद 88 में कही गई है। चलिए, इसी के साथ हमने सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ भी लिया है ना। इसकी 1-2 वीडियो और पढ़ी हैं, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, या फिर प्लेलिस्ट जो है आप विजिट कर लें। सेल्समैनशिप को भी हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, आपका एग्जाम हो आप जरूर देख लेना, है ना। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की अगर हम बात करें तो इसको भी बहुत उम्दा तरीके से इसकी सारी क्लासेस हमने कंप्लीट करी थी। डेस्कटॉप प्रिंटिंग, इसका भी जो है MCQ पेपर इसका होने वाला है, तो इसकी भी क्लासेस हमने दी है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार BSc एमबीएस शिवम को, है ना, जो बात करता है देश हित में, राष्ट्र हित में, फ्री शिक्षा की, है ना। कई लोग कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, पता ही नहीं चलता वीडियो कब आ गई। तो जब तक आप इसे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए।